आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग 14। सोफिया को होश आया तो वो अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई थी। कानों में रानी के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, क्या यही सत्य की मीमांसा है? वह अपने को इस समय इतनी नीच समझ रही थी कि घर का मेहतर भी उसे गालियां देता तो शायद सिर न उठाती। वह वासना के हाथों में इतनी परास्त हो चुकी थी कि अब उसे अपने संभलने की कोई आशा न दिखाई देती थी। उसे भय होता था कि मेरा मन मुझसे वह सब कुछ करा सकता है जिसकी कल्पना मात्र से मनुष्य का सिर लज्जा से झुक जाता। मैं दूसरों पर कितना हंसती थी, अपनी धार्मिक प्रवृत्ति पर कितना अभिमान करती थी। मैं पुनर्जन्म और मुक्ति, पुरुष और प्रकृति जैसे गहन विषयों पर विचार करती थी और दूसरों को इच्छा था स्वार्थ का दास समझकर उनका अनादर करती थी। मैं समझती थी परमात्मा के समीप पहुंच गई हूँ, संसार की उपेक्षा करके अपने को जीवन मुक्त समझ रही थी। पर आज मेरी सद्भक्ति का पर्दाफाश हो गया। आह, विनय को ये बातें मालूम होंगी तो वह अपने मन में क्या समझेंगे। कदाचित मैं उनकी निगाहों में इतनी गिर जाऊंगी कि वह मुझसे बोलना भी न पसंद करे। मैं अभागिनी हूँ, मैंने उन्हें बदनाम किया, अपने कुल को कलंकित किया, अपनी आत्मा की हत्या की, अपने आश्रयदाताओं की उदारता को कलुषित किया। मेरे कारण धर्म भी बदनाम हो गया। नहीं तो क्या आज मुझसे वह पूछा जाता कि क्या सत्य की मीमांसा है? उसने सिरहाने की ओर देखा। अलमारियों पर धर्म ग्रंथ सजे हुए रखे थे। उन ग्रंथों की ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। यही मेरी स्वाध्याय का फल है। मैं सत्य की मीमांसा करने चली थी और इसी बुरी तरह गिरी कि अब उठना कठिन है। सामने दीवार पर बुद्ध भगवान का चित्र लटक रहा था। उनके मुख पर कितना तेज था। सोफिया की आंखें झुक गई। उनकी ओर ताकते हुए उसे लज्जा आती थी। बुद्ध के अमरत्व का उसे कभी इतना पूर्ण विश्वास न हुआ था। अंधकार में लकड़ी का कुंदा भी सजीव हो जाता है। सोफी के हृदय पर ऐसा ही अंधकार छाया हुआ था। अभी 9 बजे का समय था, पर सोफिया को भ्रम हो रहा था कि संध्या हो रही है। वह सोचती थी, क्या मैं सारे दिन सोती रह गई? किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। क्यों नहीं जगाने लगा? अब यहाँ मेरी परवाह किसे है और क्यों हूँ? मैं कुलक्षणा हूँ। मेरी जात से किसी का उपकार न होगा। जहाँ रहूंगी वहीं आग लगाऊंगी। मैंने बुरी साइद में इस घर में पांव रखे थे। मेरे हाथों यह घर वीरान हो जाएगा। मैं विनय को अपने साथ डुबो दूंगी। माता का शाप अवश्य पड़ेगा। भगवान, आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? सहसा मिसेज सेवक कमरे में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही सोफिया को अपने हृदय में एक जलोद्गार सा उठता हुआ जान पड़ा। वह दौड़ कर माता के गले से लिपट गई। यही अब उसका अंतिम आश्रय था। यही सब वह उसे सहानुभूति मिल सकती थी जिसके बिना उसका जीना दुभर था। यही अब उसे वह विश्राम, वह शांति, वह छाया मिल सकती थी जिसके लिए उसकी संतप्त आत्मा तड़प रही थी। माता की गोद के सिवा यह सुख स्वर्ग और कहाँ है? माता के सिवा उसे कौन छाती से लगा सकता है? कौन उसके दिल पर मरहम रख सकता है? माँ के कटु शब्द और उसका निष्ठुर व्यवहार, सब कुछ इस सुख लालसा के आवेग में विलुप्त हो गया। उसे जान ऐसा पड़ा, ईश्वर ने मेरी दीनता पर तरस खाकर मम्मा को यहाँ भेजा है। माता की गोद में अपने व्यथित मस्तक रखकर एक बार फिर उसे बल और धैर्य का अनुभव हुआ, जिसकी याद अभी तक दिल से न मिटी थी। वह फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन माता की आंखों में आंसू न थे। वह तो मिस्टर क्लार्क के निमंत्रण का सुख संवाद सुनाने के लिए अधीर हो रही थी। जो ही सोफिया के आंसू थमे, मिसेज सेवक ने कहा, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मिस्टर क्लार्क ने तुम्हें अपने यहाँ निमंत्रित किया है। सोफिया ने उत्तर न दिया। उसे माता की यह बात भद्दी मालूम हुई। मिसेज सेवक ने फिर कहा, जब से तुम यहाँ आई हो वह कई बार तुम्हारा कुशल समाचार पूछ चुके हैं। जब मिलते हैं तुम्हारी चर्चा जरूर करते हैं। ऐसा सज्जन सिविलियन मैंने नहीं देखा। उनका विवाह किसी अंग्रेज के खानदान में हो सकता है और वह तुम्हारा सौभाग्य है कि वह अभी तक तुम्हें याद करते हैं। सोफिया ने घृणा से मुंह फेर लिया। माता की सम्मान लोलुपता असन्ना थी। न मोहब्बत की बातें हैं, न आश्वासन के शब्द, न ममता के उद्गार। कदाचित प्रभु मसीह ने भी निमंत्रित किया तो वह अपनी प्रसन्नता न होती।
मिसेस सेवक बोली, अब तुम्हें इनकार न करना चाहिए। विलंब से मेरा प्रेम ठंडा हो जाता है और उसे पर कोई चोट नहीं पड़ सकती। ऐसा स्वर्ण सुयोग फिर न हाथ आएगा। एक विद्वान ने कहा है, प्रत्येक प्राणी को जीवन में केवल एक बार अपने भाग्य की परीक्षा का अवसर मिलता है और वही भविष्य का निर्णय कर देता है। तुम्हारे जीवन में यह वही अवसर है, जिसे छोड़ दिया तो फिर हमेशा पछताओगी। सोफिया ने व्यथित होकर कहा, अगर मिस्टर क्लार्क ने मुझे निमंत्रित न किया होता तो शायद आप मुझे याद भी न करती। मिसेस सेवक ने अवरुद्ध कंठ से कहा, मेरे मन में जो कुछ है वह तो ईश्वर ही जानता है, पर ऐसा कोई दिन नहीं आता कि मैं तुम्हारे और प्रभु के लिए ईश्वर से प्रार्थना न करती हूँ। यह उन्हीं प्रार्थनाओं का शुभ फल है कि तुम्हें यह अवसर मिला है। यह कहकर मिसेस सेवक जानवी से मिलने गई। रानी ने उनका विशेष आदर न किया। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोली, आपके दर्शन तो बहुत दिनों के बाद हुए। मिसेस सेवक ने सूखी हंसी हंसकर कहा, मेरी अभी वापसी का मुलाकात आपके जिम्मे बाकी है। रानी, आप मुझसे मिलने आई ही कब? पहले भी सोफिया से मिलने आई थी और आज भी। मैं तो आज आपको एक खत लिखने वाली थी। अगर बुरा ना मानिए तो एक बात पूछूं? मिसेस सेवक, पूछिए, बुरा क्यों मानूंगी? रानी, मिस सोफिया की उम्र तो ज्यादा हो गई। आपने उसकी शादी की कोई फिक्र की या नहीं? अब तो उसकी जितनी जल्दी विवाह हो जाए उतना ही अच्छा। आप लोगों में लड़कियां बहुत सियानी होने पर ब्याही जाती हैं। मिसेस सेवक, इसकी शादी कब की हो गई होती, पर अंग्रेज बेतरह पीछे पड़े, लेकिन यह राजी ही नहीं होती। इसे धर्म ग्रंथों से इतनी रुचि है कि विवाह के जंजाल समझती है। आजकल जिलाधीश मिस्टर क्लार्क के पैगाम आ रहे हैं, देखूं अब भी राजी होती है या नहीं। आज मैं उसे ले जाने ही के इरादे से आई हूँ। मैं हिंदुस्तानी ईसाइयों से नाते नहीं जोड़ना चाहती। उनका रहन सहन मुझे पसंद नहीं है और सोफी जैसी सुशिक्षिता लड़की के लिए कोई अंग्रेज पति मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। जानवी, मेरे विचार में विवाह सदैव अपने स्वजातियों में करना चाहिए। यूरोपियन लोग हिंदुस्तानी ईसाइयों का बहुत आदर नहीं करते और अनमेल विवाहों का परिणाम अच्छा नहीं होता। मिसेस सेवक गर्व के साथ, ऐसा कोई यूरोपियन नहीं जो मेरे खानदान में विवाह करना मर्यादा के विरुद्ध समझे। हम और वे एक हैं। हम और वे एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही गिरजा में प्रार्थना करते हैं और एक ही नबी के अनुचर हैं। हमारा और उनका रहन सहन, खान पान, रीति व्यवहार एक है। यहाँ अंग्रेजों के समाज में, क्लब में, दावतों में हमारा एक सा सम्मान होता है। अभी 3-4 दिन हुए लड़कियों को इनाम देने का जलसा था। मिस्टर क्लार्क ने खुद मुझे उस जलसे का प्रधान बनाया और मैंने ही इनाम बांटे। किसी हिंदू या मुसलमान लेडी को यह सम्मान न प्राप्त हो सकता था। रानी, हिंदू या मुसलमान जिन्हें कुछ भी अपने जातीय गौरव का ख्याल है, अंग्रेजों के साथ मिलना जुलना अपने लिए सम्मान की बात नहीं समझते। यहाँ तक कि हिंदुओं में जो लोग अंग्रेजों से खान पान रखते हैं, उन्हें लोग अपमान की दृष्टि से देखते हैं। शादी विवाह का तो कहना ही क्या, राजनीतिक प्रभुत्व की बात और है। डाकुओं का एक दल विद्वानों की एक सभा को बहुत आसानी से परास्त कर सकता है, लेकिन इससे विद्वानों का महत्व कुछ कम नहीं होता। प्रत्येक हिंदू जनता की मसीह बौद्ध काल में यहीं आए थे, यहीं उनकी शिक्षा हुई थी और जो ज्ञान उन्होंने यहाँ प्राप्त किया उसी का परचम में प्रचार किया। फिर कैसे हो सकता है कि हिंदू अंग्रेजों को श्रेष्ठ समझे? दोनों महिलाओं में इसी तरह नोकझोंक होती रही। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती थी। दोनों एक दूसरे के मनोभावों को समझती थी। कृतज्ञता या धन्यवाद के शब्द किसी के मुंह से न निकले। यहाँ तक कि जब मिसेस सेवक विदा होने लगी तो रानी जानवी उनको पहुंचाने के लिए कमरे के द्वार तक भी न गई। अपनी जगह पर बैठे बैठे हाथ बढ़ा दिया और अभी मिसेस सेवक कमरे में ही थी कि अपना समाचार पत्र पढ़ने में लग गई। मिसेस सेवक सोफिया के पास आई तो वह तैयार थी। किताबों के गट्ठर बंधे हुए थे। कई दासियां इधर उधर इनाम के लालच में खड़ी थी। मन में प्रसन्न थी। किसी तरह यह बला टली। सोफिया बहुत उदास थी। इस घर को छोड़ते हुए उसे दुख हो रहा था। उसे अपने उद्दिष्ट स्थान का पता न था। उसे कुछ मालूम न था कि तकदीर कहाँ ले जाएगी, क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेगी, जीवन नौका किस घाट लगेगी। उसे मालूम हो रहा था कि विनय सिंह से फिर मुलाकात न होगी। उनसे सदा के लिए बिछुड़ रही हूँ। रानी की अपमान भरी बातें, उनकी भर्त्सना और अपनी भ्रांति सब कुछ भूल गई। हृदय के एक एक तार से यही ध्वनि निकल रही थी, अब विनय से फिर भेंट न होगी।
मिसेस सेवक बोली, कुंवर साहब से भी मिल लूं? सोफिया डर रही थी कि कहीं मम्मा को रात की घटना की खबर न मिल जाए। कुंवर साहब अभी दिल्लगी में कह न डाले। बोली, उनसे मिलने में देर होगी, फिर मिल लीजिएगा। मिसेस सेवक, फिर किसे इतनी फुर्सत है? दोनों कुंवर साहब के दीवान खाने में पहुंची थी। यहाँ इस वक्त स्वयंसेवकों की भीड़ लगी हुई थी। गढ़वाल प्रांत में दुर्भिक्ष का प्रकोप था। न अन्न था न जल। जानवर मरे जाते थे, पर मनुष्यों को मौत भी न आती थी। एड़ियां रगड़ते थे, सिसकते थे। यहाँ से 50 स्वयंसेवकों का एक दल पीड़ितों का कष्ट निवारण करने के लिए जाने वाला था। कुंवर साहब इस वक्त उन लोगों को छांट रहे थे, उन्हें जरूरी बातें समझा रहे थे। डॉक्टर गांगुली ने इस वृद्धावस्था में भी इस दल का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। दोनों आदमी इतने व्यस्त थे कि मिसेस सेवक की ओर किसी ने ध्यान न दिया। आखिर वह बोली, डॉक्टर साहब, आपका कब जाने का विचार है? कुंवर साहब ने मिसेस सेवक की तरफ देखा और बड़े तपाक से आगे बढ़कर हाथ मिलाया, कुशल समाचार पूछा और ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। सोफिया माँ के पीछे खड़ी हो गई। कुंवर साहब, ये लोग गढ़वाल जा रहे हैं। आपने पत्रों में देखा होगा, वहाँ लोगों पर कितना घोर संकट पड़ा हुआ है। मिसेस सेवक, खुदा इन लोगों का उद्योग सफल करे। इनके त्याग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं देखती हूँ यहाँ इनकी खास तादाद है। कुंवर साहब, मुझे इतनी आशा न थी। विनय की बातों पर विश्वास न होता था। सोचता था इतने वॉलंटियर कहाँ मिलेंगे। सभी को नवजुवकों के निरुत्साह का रोना रोते हुए देखता था। इनमें जोश नहीं है, त्याग नहीं है, जान नहीं है। सब अपने स्वार्थ चिंतन में मतवाले हो रहे हैं। कितनी ही सेवा समितियां स्थापित हुई, पर एक भी पनप न सकी। लेकिन अब मुझे अनुभव हो रहा है कि लोगों को हमारे नवजुवकों के विषय में कितना भ्रम हुआ था। अब तक 300 नाम दर्ज हो चुके हैं। कुछ लोगों ने आजीवन सेवा धर्म पालन करने का व्रत लिया है। इनमें कई आदमी तो हजारों रुपये माहवार की आय पर लात मारकर आए हैं। इनका सत्साह देखकर मैं बहुत आशावादी हो गया हूँ। मिसेस सेवक, मिस्टर क्लार्क कल आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। ईश्वर ने चाहा तो आप शीघ्र ही CIE होंगे और मुझे आपकी को बधाई देने का अवसर मिलेगा। कुंवर साहब लजाते हुए, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ। मिस्टर क्लार्क मुझे इस योग्य समझते हैं तो यह उनकी कृपा दृष्टि है। मिस सेवक, तैयार रहना। कल 3 बजे के मेल से ये लोग सिधारेंगे। प्रभु ने भी आने का वादा किया है। मिसेस सेवक, सोफी तो आज घर जा रही है। मुस्कुराकर, शायद आपको जल्दी ही इसका कन्यादान देना पड़े। धीरे से, मिस्टर क्लार्क जाल फैला रहे हैं। सोफिया शर्म से गड़ गई। उसे अपनी माता के ओछेपन पर क्रोध आ रहा था। इन सब बातों का ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? क्या वह समझती है कि मिस्टर क्लार्क का नाम लेने से कुंवर साहब रोब में आ जाएंगे? कुंवर साहब, बड़ी खुशी की बात है। सोफी, देखो, हम लोगों को और विशेषता अपने गरीब भाइयों को न भूल जाना। तुम्हें परमात्मा ने जितनी सहृदयता प्रदान की है वैसा ही अच्छा अवसर भी मिल रहा है। हमारी शुभेच्छाएं सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे एहसान से हमारी गर्दन सदा डूबी रहेगी। कभी कभी हम लोगों को याद करती रहना। मुझे पहले ना मालूम था, नहीं तो आज इंदु को अवश्य बुला भेजता। खैर, देश की दशा तुम्हें मालूम है। मिस्टर क्लार्क बहुत ही होनहार आदमी है। एक दिन जरूर यह देश के किसी प्रांत के विधाता होंगे। मैं विश्वास के साथ ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ। उस वक्त तुम अपने प्रभाव, योग्यता और अधिकार से देश को बहुत कुछ लाभ पहुँचा सकोगी। तुमने अपने स्वदेशवासियों की दशा देखी है। उनकी दरिद्रता का पूर्ण अनुभव है। इस अनुभव का उनकी सेवा और सुधार में सदुपयोग करना। सोफिया मारे शर्म के कुछ बोल न सकी। माँ ने कहा, आप रानी जी को जरूर साथ लाइएगा, मैं कार्ड भेजूंगी। कुंवर साहब, नहीं मिसेस सेवक, मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे खेद है कि मैं उस उत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा। मैंने व्रत कर लिया है कि राज्य अधिकारियों से कोई संपर्क न रखूंगा। हाकिमों की कृपा दृष्टि ज्ञात या अज्ञात रूप से हम लोगों को आत्मसेवी और निरंकुश बना देता है। मैं अपने को इस परीक्षा में नहीं डालना चाहता, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैं अपनी जाति में राजा और प्रजा तथा छोटे और बड़े का विभेद नहीं करना चाहता। सब प्रजा है, राजा है वह भी प्रजा है, रंक है वह भी प्रजा है। झूठे अधिकार के गर्व से अपने सिर को नहीं फिराना चाहता। मिसेस सेवक, खुदा ने आपको राजा बनाया है। राजा ही के साथ तो राजा का मेल हो सकता है। अंग्रेज लोग बाबुओं का मुंह नहीं लगाते।
क्योंकि इससे यहाँ के राजा का अपमान होता है। डॉक्टर गांगुली, मिसेस सेवक, यह बहुत दिनों तक राजा रह चुका है, अब इसका जी भर गया है। मैं इसका बचपन का साथी हूँ, हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। देखने में यह मुझसे छोटा मालूम होता है, पर कई साल बड़ा है। मिसेस सेवक हंसकर, डॉक्टर के लिए तो कोई गर्व की बात नहीं है। डॉक्टर गांगुली, हम दूसरों का दवा करना जानते हैं, अपनी दवा करना नहीं जानता। कुंवर साहब, उसी वक्त में चपेऊ पेज है, उसे चपेऊ ने उसकी शिक्षा में बाधा डाली। अब इसका वही हाल है। हाँ, अब थोड़ा फेर फार हो गया है। पहले कर्म से भी निराशावादी था और वचन से भी। अब इसके वचन और कर्म में सादृश्य नहीं है। वचन से तो अब भी चपेऊ पेज है, पर काम वो करता है जिसे कोई पक्का बेउजपाऊ पेज ही कर सकता है। कुंवर साहब, गांगुली, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। मुझ में आशावादिता के गुण ही गुण नहीं है। आशावादी परमात्मा का भक्त होता है, पक्का ज्ञानी, पुण्य ऋषि। उसे चारों ओर परमात्मा की ही ज्योति दिखाई देता है। इसी में उसे भविष्य पर अविश्वास नहीं होता। मैं आदि से भोग विलास का दास रहा हूँ। वह दिव्य ज्ञात न प्राप्त कर सका जो आशावादिता की पूंजी है। मेरे लिए चमेऊ के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मिसेस सेवक, डॉक्टर महोदय के जीवन का सार है आत्मोत्सर्ग। इन पर जितनी विपत्तियां पड़े वे किसी ऋषि का नास्तिक बना देती है। जिस प्राणी के 7 बेटे जवान हो कर दगा दे जाए, पर वह अपने कर्तव्य मार्ग से जरा भी विचलित ना हो, ऐसा उदाहरण बिरला ही कहीं मिलेगा। इनकी हिम्मत तो टूटना जानती ही नहीं। आपदाओं की चोटें इन्हें और भी ठोस बना देती हैं। मैं साहसहीन, पौरुषहीन प्राणी हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई शासक जाति शासितों के साथ न्याय और साम्य का व्यवहार कर सकती है। मानव चरित्र को मैं किसी देश में, किसी काल में कितना निष्काम नहीं पाता। जिस राष्ट्र ने एक बार अपनी स्वाधीनता खो दी, वह फिर उस पद को नहीं पा सकता। दास्ता ही उसकी तकदीर हो जाती है। किंतु हमारे डॉक्टर साहब बाबू मानव चरित्र को इतना स्वार्थी नहीं समझते। उनका मत है कि हिंसक पशुओं के हृदय में भी अनंत ज्योति की किरणें विद्यमान रहती है, केवल पर्दे को हटाने की जरूरत है। मैं अंग्रेजों की तरफ से निराश हो गया हूँ। उन्हें विश्वास है कि भारत का उद्धार अंग्रेज जाति ही के द्वारा होगा। मिसेस सेवक रुखाई से, तो क्या आप यह नहीं मानते कि अंग्रेजों ने भारत के लिए जो कुछ किया है वह शायद ही किसी जाति ने किसी जाति या देश के साथ किया हो? कुंवर साहब, नहीं, मैं यह नहीं मानता। मिसेस सेवक आश्चर्य से, शिक्षा का इतना प्रचार और भी किसी काल में हुआ था? कुंवर साहब, मैं उसी शिक्षा ही नहीं कहता जो मनुष्य को स्वार्थ का पुतला बना दे। मिसेस सेवक, रेल, तार, जहाज, डाक, ये सब विभूतियां अंग्रेजों ही के साथ आई हैं। अंग्रेजों के बगैर भी आ सकती थी, और अगर आई भी है तो अधिकतर अंग्रेजों ही के लाभ के लिए। मिसेस ठीक है, ऐसा न्याय विधान पहले कभी न था। कुंवर साहब, ठीक है, ऐसा न्याय विधान कहाँ था जो अन्याय को न्याय और असत्य को सत्य सिद्ध कर दे? यह न्याय नहीं, न्याय का गोरख धंधा है। सहसा रानी जानवी कमरे में आई। सोफिया का चेहरा उन्हें देखते ही सूख गया। वह कमरे के बाहर निकल आई, रानी के सामने खड़ी न रह सकी। मिसेस सेवक को भी शंका हुई, कहीं चलते चलते रानी से फिर न विवाद हो जाए। यह भी बाहर चली आई। कुंवर साहब ने दोनों को फिटन पर सवार कराया। सोफिया ने सजल नेत्रों से कर जोड़ कर कुंवर जी को प्रणाम किया। फिटन चली। आकाश पर काली घटा छाई हुई थी। फिटन सड़क पर तेज से दौड़ी चली जाती थी और सोफिया बैठी रो रही थी। उसकी दशा उस बालक की सी थी जो रोटी खाता हुआ मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर उसके पीछे दौड़े, ठोकर खाकर गिर पड़े, पैसा हाथ से निकल जाए और वह रोता हुआ घर लौट आवे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग 14। धन्यवाद।